क्या बोल रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं पढ़ाए हैं। नहीं, पढ़ाने के लिए पढ़ाए, लिखवाए नहीं, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम बढ़िया से गया ना? अच्छा, सुन रहे थे कि आप लोग को शायद आईटी सिस्टम गड़बड़ा है क्वेश्चन। 65 नंबर सब में रहबे करेगा। क्यों, आप बात किए क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं। जो पेपर मतलब कि सारे लोग को गड़बड़ाता है ना, वहाँ पे एवरेज मार्किंग कर देता है। आप कितना हो लिखिए, एवरेज मार्किंग देके वो कर देगा, क्योंकि बोर्ड को भी पता रहता है, ठीक है, कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस लेवल से पूछा गया। तो अगर वो सब छोड़िए, वो सब तो मार्क्स सबको मिल ही जाएगा। कॉपी नहीं, अगर एवरेज मार्किंग बोर्ड को बैठाना होता है ना, तो कॉपी वैसे नहीं चेक करता है। वैसे ही होगा कि कह दिया जाता है वहाँ पे बोर्ड में, ठीक है, कि 50 से 60 के बीच में आपको मार्क्स बैठाना चल जाना है। हाँ, जो पेपर को एवरेज करेगा उसमें हो जाता है एकदम श्योर, लेकिन अधिक वैसा रेयर केस में करता है। अगर बोर्ड को ऐसा पता चला ना कि मान लीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेबस से अल्टर पूछा गया है और सारे बच्चे मतलब कि उस प्रकार से नहीं कर पाए हैं, तब एवरेज करेगा। जैसे इस बार जो ट्रिपल ई में पूछा है, तो मेरे ख्याल से ट्रिपल ई में सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम इजी था, यानी कि सारे लोग बना पाए थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा था, लेकिन पहले ट्रिपल ई पूछता था ना, तो वहाँ पे क्या करता था कि सब्जेक्टिव भी काफ़ी हार्ड घुमा के देता था। तो वहाँ पर भी क्या होता था कि लोग बना नहीं पाते थे, इसकी वजह से वहाँ पर भी एवरेज मार्किंग किया जाता था। और इसीलिए पहले भी ट्रिपल ई में ज़्यादा मार्क्स नहीं उठता था, 40, 42, 45 अच्छे लोग आता था। लेकिन कहने का मतलब कि इस बार लोग को नंबर आएगा अच्छा। चलिए यहाँ देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का नाम जो भी होगा, लेकिन इसका नाम हम लोग देंगे डीसी सर्किट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम लोग डीसी सर्किट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, आज किनका किनका फर्स्ट क्लास एकदम ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम लोग समझाते चले, पढ़ाते चले और लिखाते चले तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। चलिए, बस इतना होना चाहिए कि समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पे सबसे पहले डीसी सर्किट की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग तो ये जानना चाहेंगे सर्किट किसको बोलेंगे। तो बेसिकली अगर सर्किट की बात किया जाए, तो आपको सर्किट बताया गया था पिछले क्लास में कि सर्किट किसको बोला जाएगा। क्लोज पाथ को सर्किट बोलेंगे। हिंदी में बोलिए। वैसा मतलब छोटे छोटे बच्चे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट रहता है ना, उसका कॉम्बिनेशन जिसमें करंट को फ्लो करता है या फ्लो करने की कोशिश करता है। बेसिकली ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को ऐसा इंटरकनेक्शन करना है जिससे क्लोज पाथ बने और उसमें या तो करंट फ्लो करे या फ्लो करने की कोशिश करे। यहाँ पे कोशिश करने का सेंस क्या है कि ऐसे कहने का मतलब कि अगर सर्किट बना दी, अगर यहाँ पे बैटरी लगाते हैं तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अगर मान ली कि बैटरी लगाने के बाद भी अगर यहाँ पे स्विच लगा दें, ठीक है, और स्विच को यदि ओपन रखेंगे तो करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, लेकिन कोशिश तो करेगा ना कि बैटरी सप्लाई दे सके। तो इसी को बोलते हैं कि या तो करंट फ्लो करता हो या फ्लो करने की कोशिश करता हो। तो अब हम लोग कोशिश वाला टर्म को हटा देंगे, क्योंकि कोशिश वाला टर्म बेसिक तक अच्छा लगता है, अब आगे अच्छा नहीं लगेगा। अब सीधे हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अगर सर्किट की बात करें तो बेसिकली क्या कर सकते हैं कि इंटर कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विच प्रोवाइड्स क्लोज पाथ टू फ्लो द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन अगर यहाँ पे सर्किट की बात के बाद अगर डीसी सर्किट की बात करें तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इसमें अगर आप डीसी सप्लाई देंगे, यानी कि डीसी बैटरी कनेक्ट करेंगे, तब इसको बोलेंगे डीसी सर्किट। अगर यहाँ पे एसी वोल्टेज लगाएंगे तब इसको बोलेंगे एसी सर्किट। बात क्लियर है। पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्किट के अलावा एक टर्म आपको मिलेगा नेटवर्क।
नेटवर्क हम लोग क्या देखे थे, नेटवर्क हम लोग यहाँ पे ये देखे हुए थे कि नेटवर्क तो ऑलरेडी सर्किट रहेगा, यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें क्लोज पाथ रह भी सकता है और क्लोज पाथ नहीं भी रह सकता। तो इस प्रकार से सर्किट जो रहेगा उसको बोल सकते हैं नेटवर्क। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे हुए थे कि अगर इसी में मान ली कि सपोज ऐसे ब्रांच को ऐड कर दें, ठीक है, अगर इसको यहाँ तक भी कर देते हैं, इसको ओपन रखते हैं, तो देखिए तो इस ब्रांच का इसमें कोई मतलब रहेगा नहीं, मतलब रहेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितना हम लोग जिसको सर्किट बोल रहे थे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन वही करेगा। तो इसको हम लोग पूरे को नेटवर्क तो बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं होने की वजह से ये पूरा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सर्किट में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि नेटवर्क को सर्किट भी बोलते हैं और सर्किट को नेटवर्क बोलते हैं। तो वहाँ पे आगे कंफ्यूज नहीं करना है कि नेटवर्क अलग चीज़ होगा, सर्किट अलग चीज़ होगा। बस हम लोग लॉजिक समझते हैं कि क्या यहाँ पे नेटवर्क का अलग कंसेप्ट होगा या सर्किट का अलग कंसेप्ट होगा। तो दोनों का बात क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले आप डीसी सर्किट पॉइंट बनाने के बाद आप नीचे में सर्किट लिख करके डाल दीजिए। सर्किट लिख के डाल दिए। चलिए इसमें लिखिएगा इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, interconnection of electrical element which provides closed path to flow the electric current is known as circuit, पैराग्राफ 3 कीजिएगा। लिखिए when circuit is connected to the DC supply, then it is said to be SAID, then it is said to be DC circuit, and when circuit is connected with AC supply, then this circuit is said to be AC circuit, चलिए अब क्या करना है, किसी ये ऊपर छोड़ करके इतना आपको बनाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप नेमिंग कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे कोई बैटरी लगाएगा,
हो गया यहाँ तक। अब देखिए अगर यहाँ पे बात किया जाएगा तो हम लोग डीसी सर्किट में हमेशा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर क्यों दिखाते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की बात करें तो 3 एलिमेंट होता है R L C, तो यहाँ पे केवल डीसी सर्किट में किसको दिखाते हैं हम लोग, R को। L और C को क्यों नहीं दिखाते हैं, L और C को क्यों नहीं दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, अगर डीसी सर्किट में बात करेंगे तो हम लोग को वहाँ बात आता है कि अरे डीसी सर्किट में वो फंक्शन उस प्रकार से नहीं कर पाता है, ठीक है। आ जाइए आगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे जब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि L और C कैसे डीसी के पर्पज से काम करेगा और कैसे एसी के पर्पज से काम करेगा। तो बेसिकली अभी इतना समझ में आ रहा है कि हम लोग डीसी सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। अब इसके बाद नीचे लिखे नेटवर्क। वो डिपेंड करता है एलिमेंट पे कि कौन सा एलिमेंट की आप बात करें। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, उसमें भी आगे आपको और एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अभी पहले यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका वैल्यू कितना होता है 1/ओमेगा। ओमेगा क्या बताता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे अगर डीसी की बात करें तो डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, क्योंकि डीसी में जो हम लोग वैल्यू देते हैं वोल्टेज वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता है। तो जब डीसी का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे या ओमेगा का वैल्यू 0 है तो देखिए, तो अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। और किसी भी डिवाइस का यदि रिएक्टेंस या इम्पीडेंस आपको मिल रहा है कितना, इनफाइनाइट, तो रिएक्टेंस यहाँ पे इनफाइनाइट मिलने का मतलब क्या हो रहा है, या रिएक्टेंस छोड़िए, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मिले तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर यहाँ पे बात करें I और यहाँ पे सपोज V, तो I इक्वल टू V/XC करेंगे, V/XC का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट, I का वैल्यू कितना है 0। इसका मतलब कि कैपेसिटर यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर इसमें आगे सोचेंगे तो आपको कन्फ्यूजन बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ेगा, तो आप सोचेंगे कि जब कैपेसिटर यहाँ पे डीसी में करंट 0 दे रहा है, यानी कि कोई करंट कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर को हम लोग डीसी में भी कहीं यूज करते हैं ना। क्यों करते हैं, तो इसके पीछे का लॉजिक होता है, 2 टर्म आता है, आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। एक होता है ट्रांजिएंट, दूसरा होता है स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर इस फैन का एग्जांपल लिया जाए तो हम लोग फैन को जैसे स्विच ऑन करते हैं, तो अगर मानते हैं कि इसका मान ली कि मैक्सिमम स्पीड है रन करने का सपोज 500 आरपीएम, तो क्या जैसे स्विच ऑन करते हैं तो उसी स्टैंड पे 500 आरपीएम पर रन घूमना शुरू होता है, नहीं, यानी कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये कांस्टेंट स्पीड पे आएगा। तो किसी भी एलिमेंट के साथ में ऐसा ही होता है कि अगर कोई एलिमेंट नहीं बल्कि L और C, अगर इसको आप सर्किट में लगाते हैं तो इसका फंक्शन भी ये होगा कि जैसे सर्किट में स्विच को ऑन करेंगे तो इसका बिहेवियर कुछ और रहेगा, और जैसे लॉन्ग टाइम तक सर्किट में करंट रहेगा तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो उसी बिहेवियर की वजह से इलेक्ट्रिकल में 2 कंसेप्ट निकल के आता है, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। वो सब अभी छोड़ दीजिए, आप बाद में पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर इस सब चीज़ से अगर कन्फ्यूजन आगे बढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन बढ़े तो उस चीज़ को आप नोट डाउन करके क्वेश्चन के फॉर्म में रखिएगा, क्योंकि अभी आप सोचिएगा ना तो सारे चीज़ का जवाब आपको यहाँ पे अभी तुरंत नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम कह रहे थे कि डीसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको नेटवर्क समझना है, तो नेटवर्क में हम लोग जस्ट बात कर रहे थे कि नेटवर्क में ये कोई मस्ट नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि सर्किट आपका क्लोज होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन ये भी कंडीशन है कि नेटवर्क एक सर्किट होना चाहिए। बात समझ आ रहा है आपको। जैसे सर्किट का मतलब हम लोग को ये है कि इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि करंट फ्लो करना चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हम लोग अलग से यहाँ पे ब्रांच को कनेक्ट कर दें तो ये है तो सर्किट ही, क्योंकि यहाँ पे क्लोज पाथ तो ऑलरेडी बना हुआ है करंट फ्लो करने के लिए, लेकिन और ब्रांच यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सर्किट में एक कंडीशन है कि जितना भी यहाँ पे ब्रांचेज कनेक्ट होगा वो सारे के सारे क्लोज फॉर्म में होगा सर्किट के कंसेप्ट में। लेकिन अगर नेटवर्क में बात करें तो नेटवर्क में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि यहाँ पे मस्ट जरूरी नहीं है कि ये सर्किट आपका टोटल कंप्लीट होना चाहिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन नेटवर्क एक सर्किट होगा। बात समझ आ रहा है।
तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप नेटवर्क लिख करके डाल दीजिए। और ये सब टर्म आपको सिर्फ समझना है और आपको एक कहने का मतलब ये कंसेप्ट बना के रखना है कि अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए या कहीं पे एग्जाम वगैरह में लिखने के लिए आए तो वहाँ पे आप समझ सके, डिफ्रेंशिएट कर सके सर्किट किसको बोलेंगे, नेटवर्क किसको बोलेंगे। तो नेटवर्क लिख करके डाल दीजिएगा और लिखिएगा द इलेक्ट्रिकल सर्किट which may or may not be the electrical circuit which may or may not be provide closed path is known as electrical network, अब नेक्स्ट अलग फिगर बना करके इसमें क्या करना है कि एक ब्रांच को ऐड कर देना है, लेकिन उसी में नहीं, अलग बनाइएगा। फिगर बनाइए। आपका भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है दीपक, हमको लगा कि आपको मैकेनिकल ब्रांच है। यहां तक तो अभी तक क्लियर है। चलिए अब नेटवर्क के बाद आता है पैरामीटर। पैरामीटर कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कर सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर किसको बोला जाएगा? तो देखिए जनरली पैरामीटर बोला जाए या एलिमेंट बोला जाए, बात हम लोग यहां पे एक ही बात करते हैं, ठीक है। पैरामीटर कहने का मतलब है कि से इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन कौन सा एलिमेंट कनेक्ट हो सकता है। तो हम लोग के पास कौन कौन सा रहता है? आर, एल एंड सी। तो इसी चीज को बोला जाएगा आपको पैरामीटर। बात क्लियर है? अगर इसको पैरामीटर के टर्म में आगे हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे दो टर्म आता है, एक आता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, दूसरा आता है लम्प्ड पैरामीटर। पहले इसको समझिए, उसके बाद देखते हैं। एक को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरा को बोलते हैं लम्प्ड। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है और लम्प्ड का मतलब क्या है, ऐसा आप लोग डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग तो समझ रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लम्प्ड मतलब क्या होता है? ऐसे लम्प्ड मतलब होता है ढेला। ढेला मतलब कहे कि एक पॉइंट पे केंद्रित करना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पैरामीटर में हम लोग बात करें कि पैरामीटर में हम लोग को बेसिकली क्या मिल रहा है, तो आर, एल एंड सी मिल रहा है। इसी को हम लोग क्लासिफाई करें डिस्ट्रीब्यूटेड और लम्प्ड। तो अगर आपसे नॉर्मली एक बात पूछा जाए कि अगर मान लिया कि इतना लेंथ का एक कंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस तो रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा ना। तो रेजिस्टेंस रहेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस केवल एक पॉइंट पे केंद्रित रहेगा या थ्रू आउट द लेंथ पूरा लेंथ में रहेगा? पूरा लेंथ में रहेगा। तो पूरा लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। लेकिन तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, यानी कि जो भी आर, एल एंड सी का वैल्यू अगर उस एलिमेंट के पूरे लेंथ में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तब उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। लम्प्ड का मतलब क्या होता है? अब बात बताइए आप लोग कि अगर इसको मान लें कि यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, सपोज उस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, इसका मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच में कनेक्ट किए हुए तो रेजिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे शो करते हैं?
ऐसे नहीं ना करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी लेंथ में रेजिस्टेंस रहता है उसके एक सेंट्रल पार्ट में क्या करते हैं कि एक सिंबल दिखा देते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा होगा, यही कहते हैं ना। तो इसको बोला जाता है लंप, यानी कि पैरामीटर को एक पॉइंट पे दिखाने का जो है उसको बोलते हैं लंप, और पैरामीटर जो एक्चुअली में थ्रू आउट द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट रहता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका आपको ज़्यादा कंसेप्ट, मतलब कि ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, ज़्यादा यूजफुल आएगा कब, जब वहाँ पे आपको पावर सिस्टम पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जनरेशन पढ़ रहे हैं, जैसे ट्रांसमिशन में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में भी 3 पैरामीटर होगा, R, L एंड C। तो वहाँ देखेंगे तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि R और L को, जैसे ट्रांसमिशन लाइन आपको शायद में भी नेक्स्ट सेमेस्टर मिले, तो ट्रांसमिशन लाइन 3 टाइप का होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम और लॉन्ग। तो आप पढ़ेंगे वहाँ पे कि शॉर्ट और मीडियम में R और L को कैलकुलेट किया जाएगा बट C को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जाएंगे तो वहाँ पर C को कैलकुलेशन किया जाता है, और उसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है, तो इसका लॉजिक रहता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड और लम्प्ड का। तो वो सब समझेंगे। तो अभी आप लोग ये बात समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड किसको बोलेंगे, लम्प्ड किसको बोलेंगे, ये बात क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए किसी एलिमेंट में जो पैरामीटर होता है एक्चुअली में किस फॉर्म में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन हम लोग सर्किट में किस में दिखाते हैं, लम्प्ड। इंडक्टर में वही करते हैं कि हम लोग जितना लेंथ का कॉइल बनाएंगे वो पूरे लेंथ में इंडक्टर होगा, लेकिन जहाँ पे शो करना होता है वहाँ पे स्मॉल कॉइल बनाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे इंडक्टर मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लम्प। तो डिस्ट्रीब्यूटर और लम्प क्लियर है। चलिए पैरामीटर तो क्लियर होगा। तो सबसे पहले अब पैरामीटर लिख करके डाल दीजिएगा। पैरामीटर लिख करके डाल दीजिएगा, और इसमें लिखेंगे, लिखिए द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट connected in circuit, the electrical element connected in circuit is known as parameter of the circuit, is known as parameter of the circuit, is known as parameter of the circuit। उसके नीचे लाइन में लिखिएगा, अगर डायरेक्टली आर एल सी लिखे तो समझ में आएगा ना कि क्या लिख रहे हैं। चलिए लिखिएगा, आर एल एंड सी, आर एल एंड सी इज द पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। RLC is the electrical parameter of circuit। नीचे पॉइंट में लिखिएगा। आप लोग कैसे लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए पैरामीटर लिख लिए, इसको आप कैसा लिख सकते हैं, जैसे पैरामीटर का डिफिनेशन खत्म हो गया, उसके बाद नीचे आप एरो देके लिख सकते हैं या उसके पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। आपको जो सुविधा लगे उस पर आप लिखना है। कहने का मतलब कि पॉइंट को इस प्रकार से इंक्लूड करना है कि आपको समझ में आ सके कि वो पॉइंट आपका सेपरेट लिखवाया जा रहा है। उसके आगे लिखेगा, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर is classified in distributed parameter, classified in distributed parameter and lumped parameter, and lumped parameter। अब यहां पर आपको क्या करना है ना कि इसका डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये बोल रहे हैं LUMPED। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन कौन से लेटर में हो रहा था,
ये आपको कि इसमें अच्छा वहां से क्या दिखाई दे रहा है? लम्प्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटेड और लम्प्ड का डिफरेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना होगा कि एक जगह आप डिस्ट्रीब्यूटेड और एक जगह लम्प्ड लिख करके इसके नीचे आप ऐसे बनाइएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे पैरामीटर मिल रहा था वही पैरामीटर एज ए फॉर्म ऑफ एलिमेंट सर्किट में कनेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे जैसे पैरामीटर की बात किया जाए या एलिमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को ये देखना है कि कौन से एलिमेंट होगा वो एक्टिव होगा और कौन सा एलिमेंट पैसिव होगा, यानी कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले अब इसके आगे क्या बनाएंगे, एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट ऐसे एक्टिव एलिमेंट का पॉइंट बना लीजिए पहले। अब यहां देखिए, अगर एक्टिव एलिमेंट की बात किया जाए तो हम लोग दो सेंस इसको समझते हैं। सबसे पहला यहां पे सेंस क्या समझते हैं, यहां पे सबसे फर्स्ट पे सेंस समझते हैं एक्टिव मतलब कि ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी सप्लाई दे सके किसी भी लोड को, ठीक है। लेकिन उसमें हम लोग एक चीज और ऐड करते हैं, ठीक है, कि एनर्जी तो सप्लाई करे लेकिन कितने टाइम के लिए, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए। और यदि उस सोर्स की बात करेंगे तो उस सोर्स के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट टाइम उसको बोलेंगे, यानी कि जो सोर्स या जो एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम तक यदि एनर्जी सप्लाई दे सके तब उस सोर्स को या उस एलिमेंट को बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट यहां से ये निकल के आता है कि अगर मान लिया कि कोई एलिमेंट है, ये अगर पावर एम्पलीफाई करने का काम कर रहा है तो भी वो एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पावर एम्पलीफिकेशन हम लोग ये जानते हैं कि अगर यहाँ पे P = VI होता है तो अगर यहाँ पे पावर लेवल को एम्पलीफाई करने का काम किया जा रहा है तो पावर लेवल तभी एम्पलीफाई करेगा ना जब इसमें से दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को एम्पलीफाई करेगा या बढ़ाएगा, या हो सकता है तो दोनों क्वांटिटी को बढ़ाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग देखें तो या तो वोल्टेज या तो करंट को बढ़ाएगा या दोनों बढ़ाएगा। तो जब यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है तो कहने का मतलब है कि बाहर से जितना भी पावर दे रहे थे उस लेवल को बढ़ा के भेज रहा है। इसका मतलब कि उस डिवाइस के अंदर कैपेसिटी है कि सप्लाई दे सकता है। इसीलिए जो भी डिवाइसेस एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा वो भी कहलाएगा कौन सा एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रांजिस्टर, क्या डायोड बोल रहे हैं? डायोड नहीं होगा क्योंकि डायोड एम्पलीफाई नहीं करता है। तो यहाँ पे जितना होगा बीजेटी, मॉसफेट, फेट, ट्रांजिस्टर, ये सारे किस में आएगा, यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट में आएगा। क्या पावर घटा रहा तो उसको एम्पलीफाई करना नहीं बोलेंगे। एम्पलीफिकेशन मतलब क्या होता है, नहीं बोलेंगे, एकदम नहीं बोलेंगे। अच्छी बात बताइए, सबसे पहले पावर घटाने की जरूरत क्यों है? कोई ऐसा डिवाइस जो पावर घटाने का काम करता हो? आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि से अगर जो डिवाइस पावर घटाएगा ना, इसका मतलब कि वो एक्सटर्नल सर्किट को सप्लाई नहीं दे पाएगा। जब एक्सटर्नल सर्किट को सप्लाई नहीं दे पाएगा यानी कि वो एक्टिव एलिमेंट नहीं कहलाएगा। बात क्लियर है? ट्रांसफार्मर में पावर एम्पलीफाई नहीं होता है।
आप ट्रांसफार्मर अगर बेसिक पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया गया था कि जितना हम लोग पावर प्राइमरी पे देंगे उतना ही सेकेंडरी पर आएगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? तो लॉजिक ये होता है कि मान लिया कि सिर्फ प्राइमरी साइड में आप पावर दे रहे हैं V1 I1, सेकेंडरी साइड में पावर निकल रहा है आपको V2 I2। तो आपको समझ में क्या आएगा ना कि अगर मान ली कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, स्टेप अप मतलब कि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो अब देखिए, तो अगर सेकेंडरी साइड में यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि करंट कम जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक क्वांटिटी जिस रेशियो से बढ़ रहा है, अगर दूसरा क्वांटिटी उसी रेशियो से घट जाए तो ये क्वांटिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर में पावर एम्पलीफाई नहीं होता है। आप सोचेंगे सर वहाँ तो वोल्टेज बढ़ रहा है, वहाँ तो वोल्टेज बढ़ रहा है, कि सप्लाई दे रहा है, तो वोल्टेज बढ़ने से अगर केवल वोल्टेज बढ़ता, करंट कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो पावर बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन ऐसा करता नहीं है, इसीलिए ट्रांसफार्मर एक्टिव एलिमेंट में नहीं जाएगा। ट्रांसफार्मर किस में रहेगा? पैसिव में। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हो गया एक्टिव। अगर पैसिव की बात किया जाए तो पैसिव का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन करे, ठीक है, या एनर्जी को कंज्यूम करे, वैसे एलिमेंट को बोलेंगे पैसिव एलिमेंट। जैसे कि क्या होगा? RLC। आप लोग बिना सोचे बोल देते हैं। क्या L और C पावर कंजप्शन करता है? नहीं करता है। आपको ट्रिपल इम उसका डेरिवेशन करना रहता है हम लोग को, और वहाँ डेरिवेशन निकाला भी जाता है कि देखा जाता है कि प्योर इंडक्टर जब AC सर्किट में कनेक्ट होता है तो पावर 0 कंज्यूम करता है, कैपेसिटर भी 0 करता है, लेकिन रेजिस्टर कितना करता है? AC सर्किट में रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करता है? फॉर्मूला VI cos phi होता है ना। जहां पे V रहता है VRMS, I रहता है IRMS। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर नेवर कंज्यूम एनी इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें आगे आपको कंसेप्ट और समझ में आएगा कि जब पावर कंज्यूम नहीं करता है तो सर्किट में लगाया क्यों जाता है। तो इसका काम होता है कुछ और, ठीक है। तो आपको वहां पे डेरिवेशन में किया गया था कि हाफ साइकिल में पावर इन लोग क्या करता है कि सोर्स से लेता है तो हाफ साइकिल में रिटर्न कर देता है। तो यही फंक्शन इन लोग को रहता है लेन देन का, ठीक है। पैसिव एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो पावर को कंज्यूम करेगा उसको बोल दिया जाएगा पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट के एग्जांपल की बात करें तो ट्रांसफार्मर ऐसे नहीं लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेनली अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रेजिस्टेंस ही ऐसा एलिमेंट होता है जो उस पावर को हमेशा कंज्यूम करने का ही काम करता है। तो एक्टिव और पैसिव में आप कंफ्यूजन दूर हुआ, तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना। और देखिए क्या कैपेसिटेंस पैसिव नहीं, ये देखिए जैसे पैसिव में वैसे आप सोच रहे हैं, वैसे तो होगा ही, हम कंज्यूम के पर्पज से कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब कि आप लोग ये नहीं सोच रहे कि इसे यहाँ पे जैसे L और C, यानी मान लें कि इसे कंज्यूम करेगा, कंज्यूम नहीं कर पाएगा तो पैसिव हो जाएगा, ऐसे नहीं सोच रहे हैं। पैसिव का यहाँ पे सीधा मतलब है, अगर इसको उल्टा करके बोले तो, ठीक है, ऐसे आप लोग को गलत नहीं, गलत मेरा है कि हम आप लोग की बात बोल नहीं पाए सभी। पैसिव का मतलब ये होता है कि जो सप्लाई नहीं दे सके उसको क्या बोलेंगे? पैसिव बोलेंगे। केवल ये नहीं कि कंज्यूम करे। तो कंज्यूम करने का यहाँ पे सिंपल मतलब ये बता रहे थे कि बेसिकली जो एलिमेंट डायरेक्टली यदि कंज्यूम कर रहा है वो तो आपका पैसिव होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे पैसिव क्या होगा कि एक्टिव के अलावा जितना भी एलिमेंट होगा वो सारे किस में जाएगा? पैसिव में जाएगा। एक्टिव का मतलब है कि सप्लाई दे सके, और पैसिव का मतलब क्या हो जाएगा कि जो सप्लाई नहीं दे सके। तो अगर ऐसे आप सोचेंगे तो L R C सारे क्या हो जाएगा? पैसिव होगा। लेकिन कंज्यूम के पर्पज सोचेंगे तो क्या L और C पावर कंज्यूम करता है? नहीं। तो आपको इस बेसिस पे नहीं, बल्कि आपको इस बेसिस पे सोचना है कि वैसा एलिमेंट जो पावर को सप्लाई या जो एनर्जी सप्लाई नहीं दे सके, वैसे एनर्जी या वैसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे? पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव में जितना एलिमेंट आएगा वो सारे एलिमेंट को छोड़ करके सारे क्या बन जाएगा? पैसिव बन जाएगा। बात क्लियर है? अब क्लियर है? चलिए, और इसके आगे एक चीज और आता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और आता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर इंडक्टर को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी करता है। तो हम पिछले क्लास में भी इस चीज़ को कर रहे थे कि अगर मान लें कि कैपेसिटर को, जैसे आप ऐसे एग्जांपल लीजिए,
हम लोग अगर मान लें कि सिर्फ फैन के लिए कैपेसिटर दुकान में खरीदने जाते हैं तो दुकानदार उसको चेक करता है ना, कैसे करेगा? तो बोर्ड में जो प्लग होता है उसमें घुसाएगा और घुसाने के बाद आपको क्या करेगा? स्पार्क करके दिखाएगा। तो वहाँ पे होता क्या कि जैसे हो वहाँ पे बोर्ड में लगाएगा सॉकेट में, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। चार्ज मतलब ऐसा नहीं कि फुल चार्ज हो गया, लेकिन चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज होने के बाद उसको टच करेगा तो स्पार्क निकलता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कैपेसिटर चार्ज हो गया है तो क्या उस कैपेसिटर को आप कहीं भी सप्लाई दे पाएंगे? क्योंकि उसके पास तो एनर्जी है ना, तो क्या उसको आप सप्लाई दे पाएंगे? तो सप्लाई तो दे पाएगा, लेकिन कितने टाइम तक? बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो कहने का मतलब है कि चार्ज इंडक्टर और चार्ज कैपेसिटर ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे सप्लाई नहीं दे पाता है, इसीलिए इसको रखा जाता है पैसिव एलिमेंट। अगर अनचार्ज है तब तो पैसिव है, लेकिन चार्ज भी रहेगा तो भी किस कैटेगरी में रहेगा? पैसिव भी। तो अगर आपको ऐसे भी ऑब्जेक्टिव रहे कि व्हिच ऑफ द डिवाइस इज, ठीक है, मतलब कि पैसिव डिवाइस, और वहाँ पे आपको नीचे लिखा रहेगा इंडक्टर, चार्ज कैपेसिटर। तो अगर चार्ज इंडक्टर या चार्ज कैपेसिटर की बात करें तो भी किस में आएगा? पैसिव कैटेगरी में। तो यहाँ पे एक्टिव और पैसिव का सीधा मतलब समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब एक्टिव एलिमेंट को लिखते हैं। एक्टिव एलिमेंट में लिखेंगे, लिखिए द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट which is capable to supply the energy for long duration of time, for long duration of time is called active element. एग्जाम्पल में लिखिएगा इसमें, बैटरी, जनरेटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। मोटर सप्लाई देता है, वो तो लेता है ना, तो उसको रखेंगे पैसिव। देखिए डायोड में अगर आप करंट देते हैं तो क्या उसको बढ़ाने का काम करता है? पावर बढ़ाने का काम करता है? बेसिकली आप पहले ये बताइए कि डायोड का काम क्या होता है? डायोड का काम होता है रेक्टिफायर में काम करता है। रेक्टिफायर में काम करता है, यानी कि डायोड आप समझेंगे रेक्टिफायर पर्पज से, तो वहाँ पे काम ये होता है ना कि अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में लगाए हुए हैं तो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला करंट को बाहर भेजें, ठीक है, निगेटिव को नहीं भेजे। तो वो सिर्फ क्या करता है कि वन डायरेक्शन ऑफ करंट को फ्लो करवाता है। तो इसीलिए वहाँ पे ये नहीं ना मिल रहा है कि वो एम्पलीफाई कर रहा है, इसीलिए डायोड को हम लोग रखते हैं पैसिव डिवाइस में। बात क्लियर है? चलिए, क्या अभी जो एम्पलीफिकेशन वाला बता रहे हैं ना, तो उसका भी नहीं बता रहे हैं। जैसे अभी बताया ना कि एक्टिव एलिमेंट, देखिए क्लास में थोड़ा सा प्रेजेंट रहिए। एक्टिव एलिमेंट हम लोग दो सिनेरियो में देख रहे हैं। एक सिनेरियो ले रहे हैं कि जहाँ पे ऐसा डिवाइस या ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी को लॉन्ग ड्यूरेशन तक सप्लाई दे सके, उसको बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। और उसके बेसिस पे ये सब एग्जाम्पल है कि बैटरी लॉन्ग टाइम तक सप्लाई देगा, जनरेटर देगा, वोल्टेज सोर्स देगा, करंट सोर्स देगा। दूसरा यहाँ पे हम लोग सिनेरियो ले रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट जो सर्किट में पावर को एम्पलीफाई करने का काम करे, तो वैसे एलिमेंट को बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। तो इधर कैटेगरी में आपको मिलेगा बीजेटी,
ट्रांजिस्टर, फेट, ये सब। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके नीचे और करके लिखिएगा, यानी कि दूसरा डिफिनेशन। और इसमें लिखेंगे द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट which amplify the power level is known as active element, अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे हो जाएगा बीजेटी, फेट, ETC कर दीजिएगा। यानी कि जितना भी यहाँ पे डिवाइसेस एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा वो सारे के सारे डिवाइस को बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट या एक्टिव डिवाइस। यहां तक बात क्लियर है। अब नीचे लिखिएगा पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट अगर पैसिव एलिमेंट की बात करें तो जस्ट अभी सीधा सीधा वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी का सप्लाई लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकता है उसको क्या बोलेंगे? पैसिव। चलिए इसमें लिखिएगा द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट which cannot able to supply the energy for long duration comma is known as passive element, यहां पे एग्जांपल क्या हो जाएगा? यहां पे एग्जांपल हो जाएगा आपको रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, अनचार्ज तो इसी में हो गया, चार्ज कैपेसिटर रहेगा या चार्ज इंडक्टर रहेगा। ये सब भी आ जाएगा आपको पैसिव कैटेगरी में। इसमें तो कोई डाउट नहीं है इन दोनों में कि इन दोनों के पास चार्ज होते हुए भी इसको पैसिव के कैटेगरी में क्यों रखा जा रहा है? क्या डाउट है? क्लियर है? चलिए, तो पैसिव और एक्टिव में आपको क्लियर समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग डिफरेंशिएशन ऑलरेडी किस लिए पढ़ते हैं? किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट कर सके। जैसे यहाँ पे अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो हम लोग तो यहाँ पे 4-5 ही एग्जाम्पल देख रहे हैं कि 4-5 एग्जाम्पल से हम लोग ये समझ रहे हैं कि कौन सा एक्टिव और कौन सा पैसिव होगा। अगर बाद में आपको और अदर डिवाइस के बारे में पूछ दिया जाए कि ये डिवाइस कौन से कैटेगरी में होगा, या एक्टिव होगा पैसिव होगा, उसको कैसे सोचेंगे आप? डिफरेंशिएशन के बेसिस पे, कि मान लीजिए कि जो डिफरेंशिएशन कर रहा है और जो डिवाइसेस के बारे में पूछा जा रहा है
क्या उस डिवाइस का पर्पस उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बात क्लियर है। तो यानी कि जिस डिवाइस के बारे में आपको पता रहेगा उसका आंसर वहां से आप निकाल सकते हैं। तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सवाल आता है एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, उसके बाद होता है एक्टिव डिवाइस, पैसिव डिवाइस। तो जाहिर सी बात है कि जिस डिवाइस में ये एक्टिव और पैसिव एलिमेंट लगेगा उसको बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस। उसके बाद आता है आपको एक्टिव सर्किट और पैसिव सर्किट। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर एक्टिव सर्किट और पैसिव सर्किट की बात करें तो एक्टिव यहाँ पे एलिमेंट का मतलब क्या हो रहा है। एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये हो रहा है कि ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी का सप्लाई लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर सके। पैसिव का मतलब हो रहा है कि ऐसा एलिमेंट जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक सप्लाई नहीं दे सके। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग सर्किट की बात करते हैं कि एक्टिव सर्किट क्या होगा, तो एक्टिव सर्किट में ऐसा होना चाहिए कि एक्टिव एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। अगर एक्टिव एलिमेंट उस सर्किट में कनेक्ट है, इसका मतलब कि उस सर्किट में इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी मिलते रहेगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी कब मिलेगा, जब उसमें कोई या तो एनर्जी का सोर्स लगा हुआ रहेगा या कोई ईएमएफ का सोर्स कनेक्ट रहेगा। अगर कनेक्ट रहेगा तब उसको बोल देंगे हम लोग एक्टिव सर्किट। अगर उसमें से पैसिव की बात करें तो यहाँ पे अगर किसी भी सर्किट में पैसिव एलिमेंट केवल लगाया जाए तो वो सर्किट क्या कहलाएगा, पैसिव सर्किट। क्यों, क्योंकि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं होगा जो एनर्जी सप्लाई दे सके। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें कि एक्टिव सर्किट और पैसिव सर्किट किसको बोलेंगे, तो एक्टिव सर्किट को हम कह सकते हैं कि ऐसा सर्किट जिसमें एक या एक से अधिक यहाँ पे या तो ईएमएफ सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो, तब इसको क्या बोल देंगे, एक्टिव सर्किट। पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव में बोलेंगे कि ऐसा सर्किट जिसमें एक भी ईएमएफ सोर्स या एनर्जी सोर्स नहीं लगा हो, ऐसे सर्किट को पैसिव सर्किट बोल रहे हैं। बात क्लियर है। लेकिन एक हम एग्जांपल सर्किट के बेसिस पे सबसे स्टार्टिंग क्लास में भी आप लोग से पूछे थे इस प्रकार से, और जो लोग उस दिन आए थे वो आंसर भी दिए थे कि अगर इस प्रकार से यहाँ पे रहे, मान ली कि यहाँ पे 10 वोल्ट और यहाँ भी 10 वोल्ट, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये सर्किट कैसा सर्किट है, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव होगा पैसिव होगा। अच्छा, कितने लोग एक्टिव बोल रहे हैं, कोई नहीं। अभी तो बता रहे थे हम किसे एक्टिव सर्किट किसको बोलेंगे, जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा रहेगा। तो वोल्टेज सोर्स एक के बदले दो लगा हुआ है। तो देखिए, हम लोग का सर्किट में वोल्टेज सोर्स लगने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वोल्टेज सोर्स कनेक्ट रहे। वोल्टेज सोर्स का या एनर्जी सोर्स का मतलब यह है कि एनर्जी सप्लाई सर्किट में दे सके। देखिए, तो यहाँ पर जिस प्रकार से बैटरी को लगाया गया है, क्या एनर्जी सप्लाई दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, तो देख रहे हैं कि इसका प्लस और माइनस और इसका प्लस माइनस कनेक्ट है। अगर ऐसे आप कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी कोई भी सप्लाई नहीं दे पाएगा। अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ से सपोज करंट मानिएगा और इसमें अप्लाई कर दिया आप केवीएल, अगर केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से राइज करेगा 10 वोल्ट, इसमें मिलेगा प्लस माइनस ड्रॉप माइनस आई इंटू आर, यहाँ मिलेगा प्लस माइनस 10 और यहाँ मिलेगा प्लस माइनस आई आर। तो माइनस आई आर इक्वल टू 0। देखिए, तो 10 और 10 तो कट जाएगा। यहाँ पे देखा जाएगा तो आई का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 0। यानी कि सर्किट में बैटरी लगाने के बाद भी अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर्किट में कोई एनर्जी सोर्स काम नहीं कर रहा है। तो जब सर्किट में इस प्रकार से एनर्जी सोर्स काम नहीं करेगा तब इस सर्किट को क्या बोला जाएगा, पैसिव सर्किट। तो डिफरेंशन और सर्किट के कैलकुलेशन में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डिफरेंशन के बेसिस पे ही हर जगह काम आएगा। हो सकता है कि डिफरेंशन के बेसिस पे आपको सेमेस्टर में काम चल जाए, लेकिन जब आप जेई पर्पस से पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये सब कंसेप्ट मिलेगा और ये सब वहाँ पे आपको यूजफुल करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखते चलेंगे कि किस प्रकार से यूटिलाइज करना है। तो कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पे आप एक का ले लीजिए 15, एक का ले लीजिए 20, कितना हो ले लीजिए। यहाँ पे अगर आई का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस से सपोज यहाँ पे ऐसे करते हैं, अगर माइनस आई इंटू 10 माइनस आई इंटू 15 कर देते हैं, वैल्यू कितना मिलेगा। अगर दूसरे को ले जाएंगे तो आई इंटू 10 इक्वल टू आई इंटू कितना हो जाएगा 15। दोनों तरफ से आई क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू निकल पाएगा।
नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ से एनर्जी सोर्स सप्लाई दे ही नहीं पा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक्टिव सर्किट और पैसिव सर्किट का कंसेप्ट समझना है। तो अब हम लोग सबसे सिंपल डेफिनेशन देख चुके थे कि अगर सर्किट में कोई भी एनर्जी सोर्स या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट रहेगा तब उसको बोलेंगे एक्टिव सर्किट। दूसरा, इसको मॉडिफाई करके हम लोग को क्या करना है कि ऐसा सर्किट जिसमें एनर्जी सोर्स कनेक्ट तो रहे लेकिन वो एनर्जी सप्लाई करने के लिए एबल हो, तब ऐसे सर्किट को क्या बोल देंगे, एक्टिव सर्किट। तो अगर इस डिफिनेशन को इंक्लूड करेंगे तो दोनों आ जाएगा ना, ठीक है। और ऐसा सर्किट जिसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स या एनर्जी सोर्स कनेक्ट नहीं हो, ऐसे सर्किट को बोल देंगे पैसिव सर्किट। बात क्लियर है। तो अब उसके नीचे लिखिएगा एक्टिव सर्किट। एक्टिव सर्किट, इसमें लिखिएगा द सर्किट which has at least one source of EMF or energy source, one source of EMF or energy source which can be able to supply in circuit is known as active circuit, चलिए अब उसके आगे पैसिव सर्किट। पैसिव सर्किट पैसिव सर्किट में लिखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट which has no any source of EMF or energy source, is known as passive circuit. यहां पर बात क्लियर है। अब क्या करना है कि उस सर्किट को ड्रॉ करके, ठीक है, यहां पे 10 वोल्टेज जितना भी हो दोनों जगह वोल्टेज इक्वल रख करके आर का वैल्यू कुछ भी रख करके और नीचे आपको लाइन में लिख देना है, ठीक है, कि इन दिस सर्किट नो एनी करंट फ्लो, सो दिस सर्किट इज पैसिव सर्किट। पोलैरिटी जैसे कनेक्ट है वैसे ही कनेक्ट कीजिएगा, अगर उल्टा कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, फिर एक्टिव हो जाएगा।
यहां तक हो गया। अब इसके बाद आता है लीनियर और नॉन लीनियर का कंसेप्ट, क्योंकि जितना भी एलिमेंट आपको मिलेगा उसके बेसिस पे सर्किट भी डिफाइन किया जाएगा। जैसे अभी हम लोग देखें कि एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट हुआ, उसके बेसिस पे हम लोग सर्किट डिफाइन किए, एक्टिव सर्किट और पैसिव सर्किट। उसी प्रकार से एलिमेंट होगा आपको एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट हुआ, उसी प्रकार से अब होगा लीनियर एलिमेंट एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। उसके बेसिस पे हम लोग सर्किट को डिफाइन करेंगे, लीनियर सर्किट एंड नॉन लीनियर सर्किट। तो सबसे पहले तो लीनियर एलिमेंट समझना होगा कि लीनियर एलिमेंट किसको बोलेंगे और नॉन लीनियर किसको बोला जाएगा। ये सर्किट हो गया। चलिए आप लोग बताइए किसे लीनियर एलिमेंट किसको बोला जाएगा। यानी कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच का यदि ग्राफ लीनियर हो, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन हो, तब इसका मतलब क्या होगा, लीनियर एलिमेंट हो जाएगा। और नॉन लीनियर का मतलब कि जिसका ग्राफ लीनियर नहीं हो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। तो यहाँ पे अगर लीनियर एलिमेंट की बात किया जाएगा, बेसिकली लीनियर एलिमेंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सा एलिमेंट लीनियर होता है। तो अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में इलेक्ट्रिकल में मोस्टली तीन ही आता है, आर एल एंड सी। और आर एल एंड सी तीनों क्या होता है, तीनों हो जाता है लीनियर। ठीक है। अगर नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर में एलिमेंट की बात करेंगे या डिवाइस की बात करें, बात सेम ही चीज है। तो यहाँ पे नॉन लीनियर में लोग मोस्ट एग्जाम्पल लेते हैं किसका, डायोड का लेते हैं। लेकिन अगर एक चीज आपसे पूछा जाए कि अगर रेजिस्टेंस के केस में ओम्स लॉ को वैलिड नहीं बनाया जाए तो रेजिस्टेंस को कौन से कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन लीनियर में। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि से रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमेशा टेम्परेचर से डिपेंडेंट होता है। हम लोग देखते हैं कि मेटल में जो रेजिस्टेंस मिलेगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि लीनियर तो नहीं मिल पाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ओम्स लॉ को वैलिड रखते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हमेशा ओम्स लॉ के बारे में इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि जहां पर भी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि वहां पर ओम्स लॉ को वैलिड कर रहे होंगे। तो इसीलिए आर एल एंड सी को डायरेक्टली हम लोग रखते हैं किसमें, लीनियर एलिमेंट में। बाकी क्लियर है। चलिए तो लीनियर एलिमेंट लिख के डाल दीजिएगा। चलिए इसमें लिखेंगे द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट और डिवाइस, the electrical element or device, the electrical element or device whose terminal voltage and current, whose WHOAC, whose terminal voltage and current vary linearly whose terminal voltage and current vary linearly is known as linear element, is known as linear element, is known as linear element। उसके बाद नीचे एग्जांपल लिख लीजिएगा आर एल सी।
इसके नीचे थोड़ा सा और बात को यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। जैसे अगर R के लिए बात करें, यहाँ पे देखिए 4 यदि R के लिए बात करें तो यहाँ पे हम लोग जानते क्या है कि V इक्वल टू क्या मिलता है, I, यानी कि ये क्या मिल रहा है, लीनियर मिल रहा है। अगर यहाँ पे बात करें 4L के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे L के लिए बात करेंगे तो सपोज यहाँ पे VL की बात करेंगे तो क्या होता है L डी, इसको भी क्या बोलेंगे, लीनियर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैथ का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों लीनियर फैक्टर होता है, तो यहाँ भी आपको लीनियर फैक्टर मिलेगा। अगर बात करें कैपेसिटर के लिए तो 4C के लिए बात करेंगे तो VC इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IDT, और ये भी आपको क्या देगा, ये भी देगा लीनियर। तो ये इसको नोट डाउन नीचे कर लीजिएगा, ये आपको हेल्पफुल तब आएगा जब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ब्रेक दे करके कि माइंड रिफ्रेश करने की टिकटॉक देखिएगा। फर्स्ट क्लास किसका था जी? 1 2 3 4 तो दिक्कत तो होगा नहीं, पीछे छूटा का होगा सुनना रहा है। हाँ, ऐसे वीडियो होगा डाला हुआ, आप देख लीजिएगा। ऐसे तो खैर स्टार्ट ही हुआ, अभी ज़्यादा कुछ आज समझिए कि फर्स्ट क्लास है, ये लिख लिया आप लोग। चलिए इसके बाद नॉन लीनियर टॉपिक बनाइएगा, नॉन लीनियर एलिमेंट। अच्छा, एक चीज हो सके तो इसके नीचे आप इंक्लूड कर लीजिएगा, अगर जगह बचा होगा तो, और नहीं बचा होगा तो भी कहीं पे लिख लीजिएगा कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज लीनियर फैक्टर, क्योंकि उससे आपको सहूलियत होगा। हाँ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज लीनियर फैक्टर। अब उसके आगे पॉइंट बनाइएगा आप, नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट इसमें लिखेंगे, नॉन लीनियर में लिखिए द एलिमेंट और डिवाइस, द एलिमेंट और डिवाइस, the element or device whose voltage and current, whose voltage and current, whose voltage and current does not vary, whose voltage and current does not vary linearly, does not vary linearly is called non-linear device or element, is called non-linear device or element। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, डायोड। अब ये बताइए आप लोग कि इसमें ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर होगा या लीनियर? ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, क्योंकि अगर हम लोग बीजेटी की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि अगर पीएनपी की बात करेंगे
PNP की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दो डायोड को एंटी सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एंटी सीरीज में कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर इसको बीच से सिग्नलाइज कर दिया जाए तो PN और NP बनेगा, यानी कि अगर PN बन रहा है तो इस प्रकार से हम लोग डायोड बनाएंगे, ये रहेगा P और ये रहेगा N, और यहाँ पे NP मिल रहा है तो इसको इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे ना। तो यहाँ पर दो जब डायोड आपका एंटी सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ये भी कौन से कैटेगरी में रहेगा, नॉन लीनियर में। और आप लोग पढ़े हुए थे BJT के बारे में बेसिक में, तो वहाँ भी हम लोग देखे थे कि उसका भी कर्व मिलता है नॉन लीनियर। तो इसमें भी लिख लीजिएगा ट्रांजिस्टर। दूसरा एग्जाम्पल ट्रांजिस्टर। अब यहाँ देखिए, अगर सर्किट के बेसिस पे समझना हो तो बेसिकली आपसे पूछा जाए कि से लीनियर सर्किट किसको बोलेंगे, तो लीनियर सर्किट वहाँ पे उसको बोला जाएगा, ठीक है, जिस सर्किट में लीनियर एलिमेंट कनेक्ट होगा उसको बोलेंगे लीनियर एलिमेंट। लेकिन लीनियर एलिमेंट के साथ अगर नॉन लीनियर एलिमेंट लग जाए तो कैसा बन जाएगा, नॉन लीनियर। यानी कि अगर एक भी उसमें नॉन लीनियर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारे को नॉन लीनियर कर देगा। तो बात क्लियर है। चलिए, तो ये लिखवाने की जरूरत है, ये तो कॉमन सेंस हो जाएगा, या लिखवा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं मशीन, आगे मशीन पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा 5 मिनट आप लोग को देते हैं, ऐसे देना तो नहीं चाहिए था क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ कहाँ है। इसको बंद कीजिए।